फिर ये तो आपने सारा थिएटर किया, और थिएटर का कोई इंटरेस्टिंग वाकया भी आप सुना सकती हैं, हमसे शेयर कर सकती हैं? इंटरेस्टिंग वाकया, हाँ एक हुआ था। जी जी, खामोशी अदालत है हम कर रहे थे, जी। राहत साहब ने डायरेक्ट किया था। सेकेंड ईयर का फाइनल प्ले था हमारा, हाँ। ये भी मुझे याद है, यही नहीं पे तो किया था। जी। तो मैं उसमें बिनारे बनी बिनारे हुई थी। थी, अब होता है साड़ी वाड़ी, बड़ा शशका, लंबी सी चोटी, सब कुछ। और बाय द टाइम हम लोग सेकेंड ईयर के एंड में मैं थोड़ी सी मॉनिटर टाइप हो गई थी। इसमें ज़िया साहब ने मुझे एक खेल दिया था कुछ के नाम से, रज़िया फसी अहमद का। अच्छा। वो बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था समीना जब तक मैं आऊँ तो आप अपने ग्रुप के साथ ये खेल तैयार करके सही। रखिएगा। और अगर आपने बड़ा वो सिर्फ अशार पर मुश्तमिल है, तो मैंने उसकी भी थोड़ा पहले तैयारी की, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो गया था। सही। तो जब मैंने हमारा वो खेल शुरू हुआ, फाइनल दिन, यहाँ सब बैठे हुए हैं और हम 8 या 9 का वो खेल है, और मंसूर भी था, तो और मरीना थी, मरीना थोड़ी सी कच्ची थी, सॉरी मरीना। तो खेल हो रहा है और 3 एक्ट का वो खेल है शायद ना, 3 एक्ट का। तो सेकंड एक्ट में ऐसा हुआ कि हम सेकंड एक्ट जंप करके एकदम एंड की तरफ चले गए। किसी मरीना ने एक लाइन बोली, जिसके बाद ड्रामा जो है वो कहीं और जा रहा था। अब मैं, चूँकि मेरे पास एक बड़ा खामोश पॉज है उसमें, उस पॉज में मैं एक्टिंग के साथ साथ सोचूं यार ये क्या बंद हो गया, हम सब फेल हो जाएंगे और मुझे खेल को वापस। तो मुझे याद है कि मैंने मंसूर को पकड़ के इधर आइए, आई डोंट नो सर क्या नाम था, वो वाली लाइन जो मिस हुई थी वो लेके फिर उसको दोबारा सेट ऑन ट्रैक ले आई। अच्छा। ये बड़ा दिलचस्प आ गया, वरना वो खेल जो 1.5 घंटे का था वो 45 मिनट में ख़त्म होने वाला था और हम सब फेल होने वाले। सब घर चले जाते थे। हाँ, और डांट पड़ती जाहिर। अच्छा, ये तो बहुत मज़े का किस्सा है भाई। और ये इस तरह के किस्से हमेशा के लिए एक आपकी मेमोरी बनाते हैं, जब भी कभी बैठे हों दोस्तों के साथ तो बहुत मज़ा आता है इस तरह के किस्से सुनाने में। अच्छा, तो थिएटर करने के बाद आपने ये खुद भी एक्टिंग करती रही, और जब पास आउट हुई तो फिर हमारा एक फेस्टिवल हुआ था जिसमें सब ने पहली दफ़ा डायरेक्शन की थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था डायरेक्शन का? क्या याद दिला दिया। देखिए, डायरेक्शन की इब्तिदा तो हो गई थी, जो ज़िया साहब ने मुझे दिया था खेल, फिर ज़िया साहब ने खुद ही सुपरवाइज़ किया था बाद में, लेकिन वो हमेशा एक स्टूडेंट को आगे करते हैं ना, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो आगाज़ तो हो चुका था, फिर थिएटर पीस भी मिला था, वो मैंने सरमद सहबाई का किया था। सुनो सच गप, वो भी अच्छा हुआ था। जब इंटरनेशनल फेस्टिवल की बारी आई तो तब तक मैं मतलब बाकायदा डायरेक्टर बन चुकी थी। एक्टर फिर भी पुअर थी, अच्छी नहीं थी। ये मुझे याद है, डायरेक्टर अच्छी हो गई थी। तो आर्ट मैंने चुना था। अच्छा, आर्ट खेल मैंने चुन लिया, और उसमें कोई लड़की नहीं, कोई बंदी नहीं, सिर्फ 3 बंदे, 3 लड़के, और वो अदनान जाफ़र और फवाद खान। तीसरे के लिए हमने बड़े ऑडिशंस किए। हमने नलवाला के पास गए, हम अली रिजवी के पास गए, हम बहुत लोगों के पास गए, लेकिन कोई हमें नहीं मिला। आखिर मुझे मंसूर मिला। और मंसूर उस वक्त तक बिल्कुल सौतेला बच्चा था, यतीम बच्चा था, उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता था, लेकिन फिर उस पर काम किया। और वो खेल भी मेरे लिए बड़ा संगे मील साबित हुआ मेरी ज़िंदगी में, कि उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ आए। ज़िया साहब ने उस पर इतना अच्छा रिव्यू लिखा, मेरे पास आज तक मौजूद है, उनके हाथ का लिखा हुआ, नापा इज़ सो प्राउड ऑफ यू करके बहुत शाबाशी दी, थपकी दी। तो वो खेल फिर आई नेवर लुक बैक, फिर मैं लिखती भी गई, डायरेक्ट भी करती गई, इस तरह। तो अपना पहला लिखा हुआ खेल कौन सा किया आपने? मतलब ओरिजिनल तवाज़ात जी, वो बहुत सालों तक मुमकिन नहीं हुआ। यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगी कि जब हम नाबा से पास आउट होते हैं ना, या किसी भी इदारे से, हमें बेशक हमें डिग्री मिल जाती है, हमें सब कुछ मिल जाता है, अवार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन जब तक हम फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं करते हम ग्रो नहीं होते। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं एज ए डायरेक्टर निकल आई, एज ए राइटर भी निकल आई, कुछ डॉक्टर साहब के साथ बहुत कुछ लिखा, लेकिन एक फुल लेंथ खेल लिखने के लिए जिसमें थिएटर का पूरा ग्राफ हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, और वो ज़बान हो, सारी चीज़ें, सारे लवाजमात जो थिएटर के वो मौजूद हो, वो लिखने में मुझे कोई 6-7 साल लग गए। अच्छा। उस वक्त तक मैं ट्रांसलेशंस करती रही, एडाप्टेशंस करती रही। जैसे आर्ट का मैंने एडाप्टेशन किया, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, हाँ, डेथ ऑफ अ सेल्समैन किया, और राज साहब ने 2-3 करवाए थे, हार्ट डिज़ायर्स होटल, 3-4-5-6 काफ़ी कर लिए, लेकिन अपना नहीं लिखा। खौफ आता था यार ये कैसे होगा। फिर मैंने एक खेल लिखा लेडीज़ टेलर,
तो वो मैं समझती हूँ कि वहाँ से मुझे लगा कि हाँ भाई समीना तुम तो अब लिख सकती हो। माशाल्लाह। तो बस वो लिख गए एंड इट्स अ 3 कैरेक्टर प्ले, बेसिकली 2 कैरेक्टर्स, एक थोड़ी देर के लिए आता है, बिल्कुल। वो खेल है। अच्छा, तो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और वो आपने काफ़ी दफ़ा खेला भी बहुत जगहों पे, जी जी, तो वो अच्छा भी क्योंकि तो उसकी अच्छी बात ये है ना कि उसमें कराची से बड़ा उसका अटैच वो खेल है। कराची के छोटे मोहल्लों में जैसे लड़कियां हैं कि भाई इजी लोड करा दो और बर्गर खिला दो, बिरयानी खिला दो और 2-2 3-3 लड़कों को डेट कर रही हैं, लड़के उन्हें उल्लू बना रहे हैं बेसिकली। तो उस पूरे खेल की थीम ये है कि और जिसके पास आती है वो मौलाना टाइप का, वो तहज्जुद पढ़ रहा है, वो कुछ और टाइप का है। तो उसकी थीम ये है कि लोग बज़ाहिर जो नज़र आते हैं वो नहीं है, दरअसल उनके अंदर कुछ और है। आपको पता करना चाहिए कि असल बंदा कैसा है या कैसी है। सही। ये उस खेल की थीम है। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छा है और फिर वही वाली बात है कि हमें अपनी कहानियों की ज़रूरत है ना, एडेप्टेशन और ट्रांसलेशन में तो हम दूसरे की कहानियाँ कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए लेडीज़ टेरर का मकाम ऊँचा है। इसके बाद एक और खेल लिखा बल्कि इससे पहले, जो मेरे मजमूए में शामिल है, और वो मैंने खुद से एक नई जो इख्तरा निकाली है, अफसाना हाइफन थिएटर, अफसाना थिएटर। तो उसमें कुछ सीन्स एनेक्ट होते हैं और कुछ नैरेटिव है, अच्छा, नरेशनल है, मतलब कोई खड़े होके बोल भी सकता है। सही। और वो हैदराबादी में लिखा हुआ है, उसका नाम है चची पाशा। वो मैंने बनवट फेस्टिवल में किया था 2017 में। सही। तो वो भी बहुत खूबसूरत खेल है। और वो मेरी अच्छा, अपनी किताब के हवाले से भी बताइए। कल्लो तो आपकी किताब आ ही गई है, आप कहते तो मैं लेकर आती है। हाँ, वो आपको दिखानी चाहिए थी यहाँ पे। खैर, हाँ, तो जैसा कि शुरू में इन्होंने मेरा तारुफ कराया कि मेरे शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि आई एम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, आई डोंट नो। या शायद जो टीचर्स कहती थी मेरी कि आप ये समीना जो है एक दिन राइटर बनेगी, और मैं इस बात के डिनाइल में रही ज़िंदगी भर। पहले डॉक्टर बनने को सोचा, फिर अफ्रीका चली गई, टीचर बन गई, फिर यहाँ थिएटर एक्टर डायरेक्टर बन गई। लिखा ऐसा दिल से नहीं, लेकिन एक वक्त आया कि खुद ब खुद, तो या कहते हैं ना आपके वालिदैन आप नहीं जीते हैं। मुझे ऐसे लगा कि अब्बा ही पेन लेके बैठ गए, बॉडी मेरी है, हु नोस। तो अब बाकायदा लिखती हूँ, और जो अफसाने मैंने लिखा उस पर आते हैं। कल्लो मेरी किताब शाया हुई है और अब हम उसकी काफ़ी प्रमोशन पर भी जा रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, आप लौट कर आई हूँ। तो इसकी रीलॉन्च है इस्लामाबाद में, लाहौर में, हैदराबाद में, पब्लिशर के साथ। ये किताब इसलिए मुनफरिद है उज़्मा के इसमें ये बड़ी फेमिनिस्ट किताब है, और ये उन फेमिनिस्ट औरतों की कहानियाँ, अफसाने हैं जो फेमिनिस्ट के मतलब भी नहीं जानती थी। आम ख़वातीन है हमारे ख़ानदान में, जैसे कुछ औरतें होती हैं जिनकी शादी नहीं होती, वो एज हो गई 40 की हो गई या 60 की हो गई, हम कहते हैं भाई वो खदीजा फुप्पी है ना, वो उनकी शादी नहीं हुई। इससे आगे कोई बात नहीं करता कि क्यों नहीं हुई, क्या हुआ था, कोई पेट्रियार्कल मसला था, अच्छा चलो नहीं हुई, तो अब उनकी तन्हाई कैसी होती, वो क्या सोचती हैं, उनकी क्या नफ्सियात है, उनकी क्या डिज़ायर्स थे जो कुचले गए, वगैरह वगैरह। तो मेरी 6 की 6 कहानियाँ तन्हा औरतों की कहानियाँ, तन्हा लेकिन मजबूत। तो यहाँ हेयर कम्स द फेमिनिज्म टर्म, कि वो उन्होंने आम ऑर्डिनरी औरतें होने के बावजूद अपनी ज़िंदगियों में अपने महाजों पर जंगें लड़ी हैं बाज़ाब्ता, और अपने टर्म्स पे जी हैं। उन्होंने ये नहीं कि भाई शौहर ने जो कहा कि तलाक दे दूँगा अगर तुम मकान मेरे नाम करोगी, उन्होंने कहा ठीक है दे दो, मुझे नहीं जाना। एक कहानी इस तरह की है। तो कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, और ज़बान की उसमें बड़ी चाशनी है, बड़ी मुहावरा अच्छी सी कुछ है। मैं क्या कोई तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन उसका इंट्रो है ये एक तरह से। तो प्लीज़ ज़रूर इसको ख़रीद के पढ़ें, इंतहाई सस्ती किताब है। हाँ, ज़रूर इसको पढ़ें। और ये कहाँ कहाँ दस्तयाब है ये भी बता दीजिए। ये कराची में तो हर जगह, मकतबा दानियाल जो हुरी नूरानी साहिब हैं उन्होंने इसको पब्लिश किया है, तो लिबर्टी पर है, और उर्दू बाज़ार में जो बड़े हैं वेलकम और फजली सन इन पर है, लाहौर में, इस्लामाबाद में सईद बुक स्टोर पर है, हर जगह है ये। और ऑनलाइन भी दस्तयाब है, मकतबा दानियाल के पेज पर जाएं तो किताब घर पे आ जाती है। अच्छा, तो वो जो दूसरी आपकी किताब है जो अंडर प्रोसेस है अभी, उसके बारे में बताइए, वो कहाँ तक पहुँची, कब तक हम उसे पढ़ सकेंगे? हाँ भाई, वो देखिए, कहीं वैसे तो लोग तर्क वतन करते हैं, कहीं भी रहते हैं वापस आ जाते हैं। मैं नहीं कह रही कि मैं बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हम्बली मैं ये कह रही हूँ कि अफ्रीका में जब मैंने 18 साल गुजारी है, जब मैं यहाँ इवन नापा जब मैं आई,
हर कोई मुझसे कहता आप अफ्रीका से ही, हाय हाय बड़ी गर्मी होती होगी वहाँ, ये कितने जाहिल लोग हैं वहाँ, इतने काले क्यों हैं, उनके बाल ऐसे क्यों हैं। हाँ। मतलब इतने मिसकंसेप्शंस थे यहाँ पर, अब भी हैं, बिल्कुल। कि जो मैं जवाब देते देते थक गई। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं उन्हें बताऊं कि अफ्रीका बहुत प्यारा बर-ए-आज़म है और मुल्क नहीं है, और ये साउथ अफ्रीका भी नहीं है। मैं जहाँ मतलब अफ्रीका 4 हैं, सेंट्रल, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। लोग जो हैं वो सिर्फ साउथ की बात करते हैं या कीनिया, ईस्ट, मतलब लोगों की ज्योग्राफी पुअर है जी। तो हमें तो पता था, तो हम गए थे वेस्ट अफ्रीका, गिनी। अच्छा। तो जिसमें गिनी है, सेनेगाल, सेरालियोन, नाइजीरिया तक हैं। तो मैं लौट आई तो मैंने कहा कि भाई अब जैसे एडी साहब हैं, उन्होंने तो इतनी बड़ी फाउंडेशन बना दी, मदर टेरेसा का वहाँ है सेटअप, SOS विलेज हैं, और UNO भी बड़ा सपोर्ट काम करता है उनके लिए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता कि वो कौन लोग हैं और उन पर कैसा जबर हुआ है, कैसा जुल्म हुआ है, कितने साल उन्हें ग़ुलामी में रखा गया, उसके असरात उनके हेरिडिटी में, उनके DNA में आए चले जा रहे हैं, और वो अभी तक आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। कॉलोनाइजेशन थी बरसों तक, और अभी तकरीबन वही है। तो इन मौज़ूआत को लेकर मैंने एक फिक्शियस स्टोरी लिखी, एक नावल है वो, और फिक्शन है। कराची का एक लड़का है, लालू खेत सराफा बाज़ार में वो काम करता है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे आके कहती है कि मुझे हीरे खिलाओ चाहिए, तुम चुरा कर दो। वो चुराता है उसके लिए, और जब वो चुरा कर पहुँचता है तो वो लड़की किसी और वो के साथ सेट हो चुकी होता है। तो वहाँ से वो लड़के की दिमाग घूमता है, उसको ऑफ़र आती है अफ्रीका जाने की। वो कहता है कि मैं जाऊँगा अफ्रीका जहाँ हीरे होते हैं, हीरे लेकर आऊँगा। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं है, उसको हीरे वीरे नहीं मिलते। तो कहानी है कि इस तरह से मैंने उस लड़के के थ्रू पूरा अफ्रीका एक्सप्लोर किया है। नॉट पूरा अफ्रीका, बस गिनी, और जो उसके साथ हो रहे हैं वाक़यात, इसी तरह से उनका जो सोशल फैब्रिक है आपको वो पता चलता है, उनकी हिस्ट्री, उन्होंने आज़ादी कैसे हासिल की, वगैरह वगैरह। कोई 400 सफ़ात का नावल है। इसकी मुझे ग्रांट मिली थी, वहीं से किसी ने दी थी, अच्छा। अजीज़ हैं जी, वरना इतना मुमकिन नहीं था। तो पूरी मैंने रिसर्च की, जो पुराने लोग हैं उनसे कहानियाँ ली, महफूज की, और तब जाके अभी उसका फर्स्ट ड्राफ्ट ख़त्म हुआ है। अच्छा। और माशाल्लाह से इसकी इतनी अच्छी आउटरीच है उस्मा के, अभी से इसकी इंग्लिश और फ्रेंच ट्रांसलेशंस की बातें चल रही हैं, जबकि अभी पब्लिश नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में कर लो, दोबारा शाये की जा रही है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। अच्छा, और मतलब सब नापा की वजह से। चले, गुड गुड गुड। ये तो बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई कि अभी से इसकी इतनी मतलब हाइप बनी हुई है, तो ज़रूर सब इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए ओरिजिनल कहानियाँ ही बहुत कम हैं, और फिर जैसे आपने कहा कि अफ्रीका के बारे में यहाँ तो बहुत कम लोग जानते हैं, तो अच्छा है कि आपके ज़रिए हमें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जी जी, गुड। और उर्दू में तो कभी भी किसी ने नहीं लिखा हाँ कि वो कौन लोग हैं। हालांकि वो एक मिस्टीरियस सा बना देते हैं उसको, जैसे नेक परवीन में भी हाँ। वो जो साहब थे वो गए होते हैं अफ्रीका और फिर वापस आते बस वही तो ना, वो इस तरह की लगा देते हैं बस, टिपिकल अफ्रीकन। हाँ, तो लगता है वो सब अभी तक जो पत्ते बांधते हैं ना, वो हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आम लोग हैं, हमारी तरह के लोग बेचारे। असल में हमारे ना डिब्बे बना देते हैं लोग अपने जहन में, और बस उसमें डालते रहते हैं लोग। सही। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने थिएटर काफ़ी कर लिया और फिर आप TV की तरफ मूव कर गई, तो वो बताइए वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा? अच्छा, मूव में जब मैंने इंटरनेशनल फेस्टिवल किया था 13 का, उसी वक्त मैंने एक प्रोडक्शन हाउस की बुनियाद डाली थी एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इफ प्रोडक्शंस। इसका नाम भी फवाद ने रखा था। अच्छा। और इसी बैनर के तले हमने आउल एंड द पुसीकैट, ऑड कपल और एक दो चीज़ें और भी की जी। तो अब हम बैक वक्त शॉर्ट फिल्म, NGO फिल्म्स, और मतलब मैं एज ए प्रोडक्शन हाउस चल रही थी, ये अच्छा काम चल रहा था, और मुझे एक्टिंग की यकीन मैंने उस वक्त तक भी कोई ख्वाहिश नहीं। मैंने कुछ टेलीफिल्म बहुत अच्छी क्लासिक किस्म की TV1 और एक्सप्रेस के लिए प्रोड्यूस की थी, जिसमें निमरा हैं, तो सरमद खोसट हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को लेके, और नज़रुल हसन, कैब गजनवी, अच्छे बड़े नाम, अच्छा साफ़ सुथरा काम, नॉट रन ऑफ मिल, बिल्कुल डिफरेंट काम, आउट ऑफ बॉक्स काम, जो बड़ा जिसकी पजीराई भी हो रही। बिल्कुल। एक्टिंग अभी कहीं नहीं सही कहीं भी नहीं थी। तो इससे मैं बदल हुई थोड़ा, अभी आज जब सच बोल रही हूँ तो ये भी बोल दूँ कि हमारे जो मीडिया चल रहा है बहुत फ्लरिश किया है, बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े सीरियल, बड़े नामवर सीरियल बनते हैं, जो कि पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान तो अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड वाइड
उनकी देखे व्यूअरशिप है, जाते बहुत हैं, अच्छी बिल्कुल। बात। लेकिन यहाँ पर ना छोटा प्रोड्यूसर नहीं पनप सकता, छोटा और सच्चा प्रोड्यूसर। तो जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो कम 4 या 5 होंगे, उन्हीं की डिक्टेटरशिप है, उन्हीं का समझिए एक माफिया रन हो रहा है, उनके नीचे हमारे जैसे तो दब जाता है। तो हम नहीं, वो जंग हम नहीं जीत सके और हम आई पुल्ड आउट फ्रॉम प्रोडक्शंस। तो मैंने कोई 5-6 साल हो गए प्रोडक्शन बंद कर दी थी। अच्छा, ठीक है, मैं सिर्फ लिख रही थी किसी किसी के लिए और सही। और अपनी राइटिंग्स पे, ड्रामेटिक रीडिंग्स पर आ गई थी। बेटा भी बड़ा हो रहा था, एज ए मदर भी तो चल रही थी पीछे पीछे, तो उसकी पढ़ाई पर उस ज़्यादा तवज्जो, उसके सारी चीज़ों पर